Bıçı baran. Baray. Ha. Gastafa. RBA Chuanan. O se. नाजरीन आदाब, जहाँ बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फ़ैयाज़ अहमद फ़ैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ़ मामलात से मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम उन मसाइल से मुतल्लिक़ आपको बाखबर करा देते हैं, उन मसाइल के हल के हवाले से आपको बाखबर करा देते हैं जो मसाइल हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश आ जाते हैं। कभी हम तालीम से मुतल्लिक़ बात करते हैं तो कभी हम सेहत से मुतल्लिक़ बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे इंसान के ज़हनी सेहत से मुतल्लिक़। आप जानते हैं कि रोज़ बरोज़ जो ज़हनी सेहत है, मेंटल हेल्थ, इसके इशूज़ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम औरतों के मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, बच्चों के मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, बुज़ुर्गों के मेंटल हेल्थ की बात करेंगे या जवानों के मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, तो रोज़ बरोज़ देखा जा रहा है कि मेंटल हेल्थ के इशूज़ जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्या महरिकात है, क्यों बढ़ जाते हैं, किस तरह से हम मेंटल हेल्थ इशू से बच सकते हैं, किस तरह से हम अपनी जो ज़हनी सेहत है उसको तंदुरुस्त रख सकते हैं, ख़ुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे। इससे पहले देखते हैं जांबीन डेस्क की ये रिपोर्ट। कश्मीर में जहनी सेहत का मसला सेहत-ए-आमा के लिए एक संगीन मामला बन गया है। माहिरीन ने तहकीक में पाया है कि वादी की बालिग आबादी में 11% से ज़ायद लोग जहनी तकालीफ का शिकार हैं, जबकि ख़वातीन में ये शरह मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा पाई गई है। इसके साथ साथ तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि वादी के 40% से ज़ायद बालिग उम्र के अफराद सदमे के बाद की कैफियत की अलामात से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ खित्ते में माहिरीन नफ्सियात की तादाद कम होने की वजह से ऐसे अफराद की तकालीफ में मजीद इजाफा हो रहा है। इसका एक और भी पहलू मेंटल स्टिग्मा है। कई जहनी बीमारियों में मुब्तला अफराद पहले मरहले में तिब्बी मदद हासिल करने के बजाय तावीज़ या तिलिस्मात से मदद हासिल करने की पहल करते हैं। ये सब जहनी तकालीफ में मुब्तला लोगों की बेखबरी और घबराहट का नतीजा है। हुकूमत ने इस सब से निमटने के लिए हेल्पलाइंस का आगाज किया है, ताहम इन हेल्पलाइंस को काबिल रसाई और बिलखुसूस खवातीन के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कई ठोस कार्रवाइयां करना बाकी है। ये थी जहां भी डेस्क की रिपोर्ट। नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपने जहाँ बिन डेस्क की रिपोर्ट देखी, आपने देखा कि किस तरह के मामलात हमारे समाज में इस वक्त है जहनी सेहत से मुतल्लिक़ और किस तरह के महरिकात है, क्या वजूहात है कि जहनी सेहत के मामलात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बुज़ुर्गों की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, औरतों की बात करेंगे या नौजवानों की बात करेंगे, इस सिलसिले में मौजू के सिलसिले में बात करने के लिए यहाँ तशरीफ़ रखे हुए हैं डॉक्टर एजाज़ अहमद सोहाब साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, GMC श्रीनगर। डॉक्टर एजाज़ अहमद सोहाब साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, दूरदर्शन तशरीफ़ लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर एजाज़ अहमद सोहाब साहब, आप भी मानते हैं, क्योंकि आप अभी कुछ देर पहले आप आए, देख के पेशेंट्स को, बीमारों को, दूर दराज इलाके से पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्योंकि जो साइकेट्री जो वहाँ पे इमहंस का जो हॉस्पिटल है रहनावारी में कैटर करता है पूरे
इवन कश्मीर डिवीजन से, इवन बहरहाल से भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं। जहनी सेहत को आप देखते हैं तो हम अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि इस वक्त अगर हम एक अलग अलग तबके की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, औरतों की बात करेंगे, बुज़ुर्गों की बात करेंगे, देखा जा रहा है कि मामलात जो हैं, इशूज़ जो हैं मेंटल हेल्थ के, वो बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह के महरिकात हैं, इस सब पे आप बात करेंगे, लेकिन आगाज़ में आपसे जानना चाहेंगे जो अभी का स्टेटस है, अगर हम आज की बात करेंगे, किस तरह के पेशेंट्स देख के आप दूरदर्शन तशरीफ़ लाए? आगाज़ में आपके कलिमात। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पास पेशेंट आज, जैसे आपने पूछा, मोस्टली हमने देखे जिनमें बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स जो आज हमने बहुत देखे हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स देखे और हमने कुछ स्किज़ोफ्रेनिया के देखे। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे पास आए हैं जिनको बहुत स्ट्रेस हुआ था बिकॉज ऑफ जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जिनने एग्ज़ाम्स दिए और उनमें उनने अच्छा नहीं किया। कुछ वो पेशेंट्स भी आज हमारे पास आए हैं और दे वर वेरी मच डिस्ट्रेस्ड, और उसकी वजह से उनमें जो सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ गई थी। सो उसकी वजह से उन पे बहुत काम करना पड़ा। ये आज का हमें जो आज पेशेंट्स हमारे पास आए। क्या मानते हैं आप, जिस तरह से अभी आपने कहा कि पढ़ाई का दबाव, ट्यूशन, माँ बाप का, फिर ऊपर से वो लाठी कि आपको मार्क्स लाने हैं, आपको वो लाना है, आपको दौड़ है, इसमें ये चीज़ है, क्योंकि अब आजकल की दुनिया में आप सभी चाहता है कि आगे 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 चले जाएं। तो ये बताइए कि ये जो आपने स्टूडेंट्स की बात की, आपने कहा कि इसमें ज़्यादातर चांसेस हैं उन चीज़ों को बढ़ने की, जो सुसाइड रेट अगर हम देखेंगे, तो क्या लगता है आपको, क्या रीज़न्स हो सकते हैं, क्या करना चाहिए उन पेरेंट्स को ताकि ये बच्चे जो हैं ये इस बीमारी में मुब्तला ना हो? सबसे इम्पॉर्टेंट है पेरेंटिंग। हमारी पेरेंटिंग में अभी बहुत सारे फ्लाज आ गए हैं, क्योंकि पहले जो पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चों के साथ रहते थे, उनके साथ खाते थे, पीते थे, उनको अपने साथ बिठाते थे। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती थी तो वो उनको सुनते थे, फिर उनके साथ बात करते थे कि क्या प्रॉब्लम है आपको। आज कुछ ऐसे हमने देखे हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनके पास टाइम नहीं है बिकॉज ऑफ देयर वर्क, बिकॉज ऑफ देयर जो भी आजकल वो मसरूफियात हैं उनकी वजह से। तो बच्चे ज़्यादातर हम देख रहे हैं ज़्यादातर अपने अपने कमरों में रहते हैं, वो बाहर नहीं आते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं होते हैं। और आपने देखा कि ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन रही है जी। पहले हमारे साथ हमारे बुज़ुर्ग लोग होते थे, हमारे अंकल्स होते थे, दादा दादी होते थे, तो हम उनसे भी सीखते थे, उनसे बात करते थे, कज़न्स के साथ बैठते थे। अब क्या हुआ है, आइसोलेशन हो रही है बच्चों में, वो अलग अपने कमरों में बैठते हैं, वो अपने जो डिस्ट्रेसेस है, उनके जो स्ट्रेसेस है, वो उनके ही अंदर जाते हैं, वो बाहर नहीं कर पाते हैं। और non availability of the parents when they need their parents at the time of crisis. For example, टीचर ने कुछ बोला, या स्कूल में आपने देखा कि बच्चों को अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, या बच्चे को नहीं आ रहा है समझ कोई भी क्वेश्चन, तो वो टीचर को भी नहीं बोल पाते हैं, फिर घर जाके दे डोंट से टू द पेरेंट्स ऑल्सो, वो अपने पेरेंट्स के साथ भी बात नहीं कर पाते क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी होती है। उसकी वजह से उनमें वो स्ट्रेस और बढ़ जाता है, और उसकी वजह से या तो जैसे मैंने बोला डिप्रेशन हो सकता है, उनको एंजाइटी हो सकता है, या खुदा न खास्ता सुसाइडल टेंडेंसीज उनमें बढ़ जाती है। तो ये एक मेन वजह है कि हमारी कम्युनिकेशन गैप हो गई है पेरेंट्स और अब जो बच्चों के बीच में। दैट इज़ अ बिग रीज़न, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बता नहीं पा रहे। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। एजाज साहब, जिस तरह से अभी आपने बात की, आपने एक नुक्ता उभारा, आपने ये बात कही कि जो कम्युनिकेशन गैप है, मतलब बच्चा जो है, बच्चा बयान नहीं कर पाता है। स्कूल में है, स्कूल में बच्चे को कोई सवाल, कोई मामला, कोई समझ नहीं आता है, तो वो अपने टीचर को, अपने उस्ताद को ये नहीं बता सकता है कि मेरी समझ से बाहर है, मुझे फिर बताइए या मुझे समझाइए। वहाँ पे एक मामला। उसके बाद यही बच्चा घर जाता है, घर जाके अब ये रौदाद, ये मामला अपने पेरेंट्स को बता देते। अब कहीं कहीं हम देखते हैं कि कुछ मामलात में पेरेंट्स पड़े हैं, मसरूफियात है, लेकिन कहीं कहीं समाज में ऐसा भी देखा जाता है कि बंद कमरों में पेरेंट्स रहते हैं, मोबाइल लेके, बाकी चीज़ें लेके, और बच्चों की तरफ ध्यान कम दिया जाता है। अब बच्चा वहाँ बोले, बच्चा यहाँ बोले। सवाल ये है कि इस तरह का माहौल सबसे पहले स्कूल में टीचर्स को फराहम करना है। क्या टीचर को बच्चे को समझने की ज़रूरत है
उसकी नफ्सियात को समझने की ज़रूरत है कि अगर बच्चा वहाँ से बयान नहीं कर पा रहा है तो यहीं से उसे खोजने की ज़रूरत है। फिर हम पेरेंट्स पे आ जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्कूल में जब हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं स्कूल्स के साथ, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स टीचर्स के साथ हम करते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स भी होते हैं। हम उनको यही बात बताते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा जिसकी बिहेवियरल चेंज हो गई, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अच्छा पढ़ता था, आजकल उसके ग्रेड्स कम आ रहे हैं, कोई बच्चा अपने दोस्त के साथ बातचीत करता था, आजकल वो अलग थलग रहने लगा है, तो टीचर्स को ये चीज़ें पिकअप करनी है। और हम ये अवेयरनेस उनमें बढ़ाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं उनके साथ, कॉलेजेस के साथ। टीचर्स को ये चीज़ पिकअप करके, ये मेरा स्टूडेंट कल अच्छा पढ़ रहा था, आजकल ये थोड़ा सा पीछे जा रहा है, तो उसके साथ बात करनी है। हर स्कूल में मोस्टली काउंसलर्स होते हैं, उनके पास ले जाना है, उनके पेरेंट्स के साथ बात करनी है कि हमें ऐसा लग रहा है। इट्स नॉट कि उसको पनिश करना है कि आपके ग्रेड्स क्यों आ रहे हैं। वी हैव टू चेंज दैट जो भी हमारे सो जहन है कि इसको पनिश करना, नहीं, हमें देखना है कि ये बच्चा क्यों पीछे जा रहा है। दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट। सो उसमें हमें टीचर्स को आगे जाना है, अपने स्टूडेंट्स पे नज़र रखनी है। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर जो भी हमारे स्कूल्स है वहाँ क्या होता है, जैसे अच्छा बच्चा पढ़ता है वो आगे बैठता है, जो बच्चा थोड़ा सा पीछे होता है वो बैक बेंचर होता है, वो वी हैव टू चेंज दैट। वी शुड ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू द दोज, अगर हमें लगता है किसी को ज़रूरत है ज़्यादा एज अ टीचर, तो उसको अपने पास ज़्यादा बिठाना है। तो वो हमें हमेशा, मैं अपने बच्चों के स्कूल भी गया था तो वहाँ मैंने देखा बेंच सिस्टम, मैंने उनको बोला ये चेंज करो बेंच, जैसे आपने बाहर भी देखा होगा वहाँ राउंड टेबल्स होते हैं, सो देयर इज नोबडी जो बैक बेंचर है, कोई फ्रंट बेंचर नहीं है, तो वहाँ सब सेम है। तो बच्चे की मेंटालिटी में पहले से ही होता है कि वी आर ऑल सेम। हाँ, उसको थोड़ा मुझसे ज़्यादा आता है, मुझे थोड़ा कम आता है, तो इतना हो सकता है। लेकिन जब अगर टीचर, अगर एक ही हम देखें, एक ही नज़रिए से देखेंगे उन स्टूडेंट्स को, तो हम उन बच्चों को बहुत काम कर सकते हैं। और हमें उनको बोलना है कि वी आर नॉट जस्ट हेयर, वी विल टीच यू, वी विल बीट यू, नो, वी आर योर फ्रेंड्स। हमें ऐसे बात करनी है उनके साथ एज ए टीचर कि मैं आपका दोस्त हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम है, दे शुड फील सेफ। बच्चा सेफ फील करना चाहिए कि मुझे या तो एकेडमिक प्रॉब्लम हो रही है, समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे को घर में कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि खुदा न खास्ता घर में भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो वो भी एक बच्चे के जहन पे होते हैं, तो वो बच्चा अपने टीचर के साथ भी शेयर कर सकता है, जिसकी वजह से वो टीचर उस पर काम कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर और एन एक्सपर्ट। आपने अभी बात की स्कूल की, स्कूल के मामले को हमने उभारा, अगर वहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये बच्चा अगर ज़्यादा वक्त स्कूल में देता है और घर में भी ये वक्त देता है, नो डाउट कि रात है बीच में, लेकिन जो मामलात इसको घर में दरपेश आ जाते हैं, जो आप देखते हैं इस तरह के बच्चे, अगर मियाँ बीवी झगड़ों के साथ रहेंगे, आप मानते हैं कि उसका बराह रास्त असर इस बच्चे पे पड़ता है? बहुत बहुत ज़्यादा असर। अगर हम देखते हैं कि अगर भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट घर में है, तो डेफिनेटली हमने देखे हैं ऐसे पेशेंट्स, जो बच्चे, लड़के और लड़कियां जो हमारे पास फिर आते हैं, सेल्फ हार्म करके आते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ लोग तो अनकॉन्शियस स्पेल्स करके आते हैं, जिनको हम चक्कर बोलते हैं कश्मीरी में, कि चक्कर छुकीवान। तो ये बच्चे, क्योंकि उनको अंदर से कॉन्फ्लिक्ट होता है, वही कॉन्फ्लिक्ट फिर बॉडीली सिम्टम्स और जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स करके आते हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जहन पर बच्चों के, जिनके माँ बाप के दरमियान बनती नहीं है या बीच बीच में वो आपस में लड़ते रहते हैं। दैट्स वाई जब हम किसी बच्चे को देखते हैं, हम पहली बात उनको यही करते हैं कि जब भी आप, कभी कभी हो सकता है आपस में बात पे कभी रिफ्ट हो सकती है हस्बैंड वाइफ में, तो वी शुड ऑलवेज अवॉइड फाइटिंग, वी शुड ऑलवेज अवॉइड, जब भी हमें कभी अपने पार्टनर के साथ बात करनी हो तो अलग कमरे में बात करें। उसका अगर हमें कुछ थोड़ा सा हमें डांटना होगा या, तो वो हमें अलग कमरे में उनसे बात करनी होगी, क्योंकि बच्चे के सामने अगर हम ये करेंगे, एक तो दो चीज़, एक तो बच्चे पे डिस्ट्रेस हो जाता है कि वो मेरे पेरेंट्स सही नहीं है, उनमें कुछ प्रॉब्लम है और हमारे घर में ठीक नहीं, एक तो ये, दूसरा बच्चा वही सीखता है, क्योंकि जो बच्चे माहौल में 100% दे आर द बेस्ट लर्नर्स, वो सीखते हैं, वो आगे चल के उनके मेंटल जो हम बनती रहती है, मेंटल कैपेसिटी बनती रहती है, तो वो पर्सनैलिटी में उनमें वो इनकॉर्पोरेट हो जाता रहता है और आगे चल के मे बी वो भी वही कर सकते हैं। डॉक्टर एजाज साहब, आपने बात कही कि मतलब जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को अगर
आपस में कुछ मामलात हैं तो उनको बच्चों की गैर मौजूदगी में, गैर हाज़िरी में उन मामलात को सुलझाना चाहिए। बच्चों के सामने वो मतलब इस तरह की बातें जो हैं, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, उन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। बिल्कुल सही आपने बता दी। लेकिन समाज में हम एक चीज़ ऐसा भी देखते हैं, क्योंकि इस पर भी सर्वे करने की ज़रूरत है, वो ये है कि जो कुछ ऐसे पेरेंट्स, कुछ ऐसे घर जो बिल्कुल वहाँ पे फसाद उनको है, बीवी अपने हस्बैंड से अलग है, जुदा है। अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे जो हैं पहले पहले वो अपनी माँ के साथ ही चले जाते हैं, फिर चाहे मायके में हो, चाहे फिर कहीं दूसरी जगह हो। तो इन बच्चों का जहन जो है, इन बच्चों का जहन बाप की शफकत से दूर रहता है, सिर्फ पलता बढ़ता है इस माँ के साए के नीचे। लेकिन कन्फ्लिक्ट होता है उस चीज़ में भी, उस चीज़ वो किस हद तक, मतलब वहाँ पे ये चीज़ है कि इन बच्चों के जहन पे असर पड़ता है जब ये दूर रहते हैं और उन हालात में, क्योंकि जब इनकी एज इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट है सीखने की, जैसे आपने अभी कहा तरबियत है, लेकिन बाप कहीं नहीं है, सिर्फ माँ है। तो ऐसे आप वाक़यात देखते हैं? जी, हमारे पास इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हम हैं एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने हमें स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने के सारे तरीके बताए हैं। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज, जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरा इंतजाम कर रखा है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों का पानी हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। इनसे बचने के लिए मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से मुकाबला करें, मतलब डेंगू। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, उधर से अपने तू गेम बदल दे। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। कभी हस्बैंड वाइफ जो आते हैं, हस्बैंड या तो डिप्रेशन में होते हैं या वाइफ डिप्रेशन में होती है, वो बोलते हैं कि हमारे आपस में बनती नहीं है एंड दे आर थिंकिंग फॉर डिवोर्स। वो डिवोर्स के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन वी ऑलवेज़ ट्राई, हम हमेशा करते हैं कोशिश कि वो उनके बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर हो जाए, क्योंकि हम उनको ये पहले ही बताते हैं कि आपके अलग रहने से, वेदर ये डिवोर्स हो या सेपरेशन हो, आपके अलग थलग रहने से बहुत असर पड़ेगा बच्चे की जहन पर, उसके सेहत पर। क्योंकि उसमें एक चीज़ होती है कि अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा माँ के साथ या बाप के साथ रहेगा, वो उनके जब स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो वो दूसरे पेरेंट्स को देखेगा अपने बच्चों के साथ, अपने बाप को या अपनी माँ को मिस करेगा, तो उस पर वो एक और स्ट्रेस बन जाता है, वो एक और प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती है। दैट्स वाई हम हमेशा ये चाहते हैं उनको कि अपने कॉन्फ्लिक्ट दूर कीजिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और दूसरा है कि बच्चों के सामने जो भी अगर कोई भी, मतलब बच्चों के लिए कम से कम ये कॉन्फ्लिक्ट्स में आप रुकना चाहूँगा डॉक्टर साहब इधर आपको, कि आपने एक शेर सुना होगा, वैसे हम डिस्कशन में ज़्यादा शेर व शायरी नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूरी यहाँ पे इस बात की मतलब महसूस मुझे होता है कि कहूँ, बच्चे की तरबियत अगर जाहिल के हाथ में, समझो कि तेग बरा कातिल के हाथ में। यानी बच्चे की तरबियत अगर जाहिल के हाथ में है, आप समझिए कि तेग है उसके पास, बच्चा कत्ल हो रहा है। तो ये कहने का मकसद है कि अगर अब कहीं पे मियाँ बीवी अलग अलग है तो बच्चे पे असर पड़ा। अब जो ये पौध है, मान लेते हैं मियाँ बीवी है, अब इनके 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे इनके कन्फ्लिक्ट हो गया, बाप अपने हालात में चला गया अपने घर में, ये बीवी इनकी जो है अकेले पाल रही है इन बच्चों को। अब जिस माहौल में ये बच्चे पले बड़े, ये 3 बच्चे, मैं मिसाल एक की दे रहा हूँ, फिर यही असर इनके जहन पे रहता है। अब इन बच्चों को जब बाप से पहले ही दूर रहे,
अब वालिदैन के साथ, बाप के साथ किस तरह से पेश आना है, उसकी शफकत क्या है, इन्होंने देखा ही नहीं, इनको पता ही नहीं है। अब आगे इनकी जानिब से जनरेशन होगी। तो क्या मानते हैं आप ये बच्चे कल फ्यूचर में, देखिए तबाही कितनी हो रही है, क्या आप मानते हैं कि ये बच्चे फिर अच्छी परवरिश कर सकते हैं? उसमें यह है कि कुछ लोग जो उसमें कुछ बच्चे आगे चल के, जैसे रिसर्च ने दिखाया है कि उनमें साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, पर्सनालिटी इश्यूज आ जाते हैं। कुछ परसेंटेज है, जैसे उनमें गुस्सा आ जाता है, उनमें वो जैसे हम बोलते हैं सस्पिशियसनेस आ जाती है, उनमें ट्रस्ट इश्यूज बन जाते हैं, क्योंकि हमारी जो पर्सनालिटी बचपन से ही बनती रहती है। जैसे आज हम हैं, ये पर्सनालिटी हमारे बचपन से ही बन के आगे उभरी है। तो ऐसे ही उन बच्चों में वो पर्सनालिटी इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन अगर जैसे अगर सिंगल मदर हो या अगर फादर जो उनकी परवरिश करे इन विद हेल्प ऑफ अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स है या अगर वो उनमें वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट अच्छी तरह करे तो बच्चे भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन 100% मैंने देखा है कि जो हमारे पास बच्चे आते हैं पेशेंट्स में, उनमें बहुत सारे जो जिनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, डिवोर्सीज, जो उनके बच्चे हैं, उनमें साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं। देयर इज़ नो डाउट इन दैट, उनमें आ जाते हैं, क्योंकि दे ऑलवेज नीड बोथ पेरेंट्स। बच्चे हमेशा दोनों पेरेंट्स को चाहता है कि वो हो। बात करना चाहेंगे कि अब हम बच्चों से बढ़ के आगे की तरफ हम औरत पे आ जाएंगे। ये जो औरत है, मान लेते हैं ये मरकजी किरदार है, बच्चे को बराह रास्त वाबस्तगी अपनी माँ के साथ, हस्बैंड को वाबस्तगी अपनी शरीक हयात के साथ, जब बाकी जो वहाँ पे अफराद खाना है उनको डायरेक्टली वाबस्तगी इसी औरत के साथ। भाई बहन से ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, भाई बहन से कुछ दूरी इख्तियार करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस औरत से अगर एक हस्बैंड दूरी इख्तियार करता है तो घर बर्बाद होता है, बच्चा दूरी इख्तियार करता है तो परवरिश से दूर रहता है, बाकी कोई माँ है वो दूर रहती है तो घर के हालात बिगड़ जाते हैं। तो सेंट्रल पॉइंट है ये, जिम्मेदारियाँ इस पे है। समाज में हम ये भी देखते हैं इस वक्त कि जो औरतें हैं, औरतों के हवाले से ये देखा जाता है कि जो उनकी जहनी सेहत है वो भी रोज़ बरोज़ देखा जा रहा है कि उसमें बढ़ोतरी हो रही है। आप मानते हैं इस बात को डॉक्टर साहब? जी, जो एक ख़वातीन का जहनी सेहत है वो आजकल हम देख रहे हैं कि अगर आप देखेंगे डिप्रेशन भी ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है, अगर हम एंजाइटी इश्यूज़ भी देखते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो ये तो एक होता है कि जब एक हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी फ़ीमेल में उनकी शादी हो रही है, पहले ही तो उनको दूसरे घर जाना होता है, एक एडजस्टमेंट इश्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ के अलग माहौल होता है, घर में अलग माहौल होता है, तो उस ख़वातीन को वहाँ पर बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, वहाँ के माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है, वहाँ के मिजाज के हिसाब से जहाँ जो भी वहाँ रहते होंगे उनके हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनके लिए, तो वो उनको करना पड़ता है और उसकी वजह से उन पे एक बहुत बड़ा दबाव पड़ता है। दैट इज़ वन। सेकंड थिंग इज़, उसके बाद अगर उनके खावंद उनके साथ ठीक रहते हैं, उनका ख्याल कम से कम पूछना होता है कैसे है आप ठीक हो, या कहीं उनके साथ जैसे एक मतलब एक फ्रेंड के हिसाब से उनके साथ रहना है, उनको वो अगर कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कस करनी है, तो वो ठीक रह सकते हैं। अगर खावंद भी उनके साथ थोड़ा सा मतलब बेरुखी स्टार्ट कर दे तो उसकी वजह से उन पे वो स्ट्रेस और बढ़ जाता है और वो स्ट्रेस चेंज होता है इनटू डिस्ट्रेस, एंड दैट डिस्ट्रेस फिर लीड करता है इधर डिप्रेशन या अदर जो और जहनी अमराज है उनमें फिर वो मुब्तला हो जाते हैं। और कुछ हमारे पास आते हैं जो ख़वातीन हमारे पास आते हैं, उनमें सबसे हमने ज़्यादा मैंने ये देखा अपने क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस है पेशेंट्स में, ओपीडीज़ में, वो यही यूज़ वर्ड करते हैं कि हमारे जो खावंद है हमारा ख्याल नहीं रखते। दैट इज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट, और वो तभी बोलते हैं जब उनके जो खावंद है वो वहाँ नहीं होते हैं, बिकॉज वो ये बात उनके सामने भी नहीं कह पाते हैं। सो उन पे वो दबाव बन जाता है, क्योंकि उन पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। जैसे आपने सही बोला, एक तो खावंद की जिम्मेदारियाँ, उसके बाद जो इनलाज है उनकी जिम्मेदारियाँ, फिर अगर बच्चे हो तो उनके बाद उनके जो स्कूल जाना है, कैसे क्या करना है, मैनेज करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हाउस वाइफ है तो उस पर भी बहुत जिम्मेदारियाँ है। लेकिन अगर वो वर्किंग है
तो उन पे और ज़्यादा, क्योंकि उन पे फिर ऑफिस का दबाव भी होता है, तो इसलिए ख़वातीन को ये जहनी अमराज में मुब्तला होना है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल सही। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पे ये बात मैं कहना चाहूँगा कि औरत जो है, औरत को अपने घर में एक दुल्हन बनाइए, मैं मानता हूँ अपनी लेवल पे, क्योंकि अगर आप चाहेंगे इस दुल्हन को जेवर आप पहनाएंगे, शौहर अपनी तरफ से कोई जेवर पहनाएगा, दुल्हन और खूबसूरत हो जाएगी। इसके बाद बच्चा जो है वो कोई दूसरा जेवर पहनाएगा, कोई दूसरी खूबसूरती लाएगा। इसके बाद जो बाकी अफराद खाना है, चाहे ससुर है, चाहे सास है, चाहे कोई और है, वो भी इसको दुल्हन समझ के इसको सजाए, इसको मोहब्बत दे, इसको प्यार दे। उसका मकसद ये निकलेगा, जब ये मरकज़ी किरदार जो घर का है, जब ये दुल्हन बन जाएगी, माहौल जो है घर का, घर जन्नत बनेगा। लेकिन अगर आप जाएंगे कि ये दुल्हन बन के आती है, फिर आप इसके जो वहाँ के जेवर होते हैं, एक आएगा बातों से तीरो तार करेगा, दूसरा आएगा दूसरी बात करेगा तो परेशान हो जाएगी। तो वाकई तौर जो जहनी सेहत है, इस औरत के जहनी सेहत पे असर पड़ता है। और ख़ुसूसी तौर हम कहना चाहेंगे, जब ये औरत हामिला होती है तो उस वक्त जो उसकी जहनी सेहत होती है, अगर वो खुशगवार माहौल में है तो उसका बराह रास्त असर जो है वो उसके बच्चे पे पड़ता है। अगर वो खुशगवार माहौल में नहीं है तो उसका असर जो है बाज़ाब्ता उसके बच्चे पे पड़ता है, क्योंकि 9 महीने अगर बच्चा पेट में पलता है तो 9 महीने जो वो खाता है, पीता है, वो वही उसको अपनी माँ की तरफ से मिलता है। डॉक्टर साहब, चूँकि जिस तरह से अभी आपने बात की, हमने औरत के हवाले से बात की, तो क्या करना चाहिए हस्बैंड्स को, जो बाकी घर में अफराद खाना होते हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह से हम इस औरत को खुश रख सकते हैं? पहले इमोशनल सपोर्ट बहुत, कि कम से कम एक बार दिन में 2 बार हस्बैंड पूछ सकते हैं कि उसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये पूछना है कि आप ठीक हो, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, एंड उसको ये महसूस कराना है कि आई एम देयर फॉर यू। मुझे लगता है अगर औरत अच्छा काम करती है, अगर हस्बैंड उसको एप्रिसिएशन करे, शाबाशी करे, तो सबसे बड़ा एक अच्छा टूल वही है इनके रिलेशन को अच्छी तरह रखने का। तो मेंटल हेल्थ के हवाले से आपका किस तरह का मैसेज होगा, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने सिर्फ पर्टिकुलरली बात की बच्चों की और औरतों की। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ सिर्फ बीमार होना नहीं है, जैसे डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, या बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर है, या ओसीडी है। मेंटल हेल्थ एक नॉर्मल इंसान का भी अच्छा होना चाहिए, जो काम करता है, जो घर से बाहर निकलता है, जो घर में बैठता है, जो घर में काम करते हैं, या हमारे बुज़ुर्ग पोस्ट रिटायरमेंट होते हैं। हर किसी इंसान के लिए मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। और इस मेंटल हेल्थ को हमारे जो जहन की सेहत याबी के लिए हमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट करनी होती है। जैसे हमने इसमें लिए बताया कि एडुकेट स्लीप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बैलेंस्ड डाइट जो हमें करनी चाहिए। थर्ड इज़ कनेक्टेडनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हमने देखा कि अगर आपने देखा कि अगर जब कोविड था तो सब एक साथ हम रहते थे, इतना मतलब बड़ा ये एक मुसीबत थी जो कोविड-19 हमारे पास एक दुनिया पर, लेकिन हम सब लोग एक साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ बात करते थे, तो उससे क्या हुआ, वो बला भी टल गई। सो कनेक्टेडनेस, कनेक्टेड रहना है हमेशा, माँ बाप को बच्चों के साथ, बच्चों को अपने माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ। हमारे पास डॉक्टर एजाज साहब कम है, लेकिन आपने एक कश्मीरी कहावत सुनी है, अथ प्यो तो ब्योर ख्यो, अथ प्यो ब्योर ख्यो, यानी अथ पाथर प्यो जी मोकलो, खत्म। यानी अगर हम रिलेशन को, जैसे आपने बिल्कुल अच्छी तरह से कहा, कनेक्टेड रखेंगे तब ये चीज़ हमारे पास है, लेकिन अगर हमने इसको जाने दिया तब ये ठीक है। आखिरी एक लाइन में आपका मैसेज और प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोग किसी को भी कि मैं मायूस हूँ और मुझे किसी चीज़ में अच्छा नहीं लगता है, काम करने में, किसी भी चीज़ में, आप आइए। मेंटल हेल्थ जो है इस वक्त हर हॉस्पिटल में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुदा न खास्ता स्टिग्मा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, जैसे हाइपरटेंशन, वैसे ही जहन की भी प्रॉब्लम है। सो आप आइए, इंशाअल्लाह रहमान बहुत अच्छी तरह आपका इलाज भी हो सकता है, काउंसलिंग के जरिए भी और दवाइयों के जरिए। डॉक्टर एजाज अहमद स्वाब साहब,
दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने, जहांबीन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक ही बात कहेंगे कि जो ये बेटी है, जो ये औरत है, आज मेरे घर में ये एक बेटी आ गई, किसी की बेटी थी औरत बन के आ गई, लेकिन मेरे घर में जो बेटी है उसको भी दूसरे घर में जाना है। अगर मैं सही सलूक करूंगा इस बेटी के साथ, तो वाकई तौर मेरी बेटी के साथ भी दूसरे घर में अच्छा सलूक होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। रखे ध्यान